चैप्टर नंबर 16 ऑसिलेटर्स के बारे में है। ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी इनपुट से के थ्रू साइन वेव जनरेट करती है। इस सर्किट को हम किसी भी किस्म की कोई भी ऑसिलेशन प्रोवाइड नहीं करते। हम एक सिंपल डीसी इनपुट, एक फ्लैट इनपुट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, हम वो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद सर्किट हम कुछ ऐसा अटैच करते हैं कि जब इसकी आउटपुट आती है वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से आती है, कोई साइनोसॉइडल वेव आती है, वेव की शेप में आती है। सो एक किस्म का हम कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी को, डायरेक्ट को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी। और इसके थ्रू इसको हम प्योरली विद द हेल्प ऑफ डीसी वोल्टेज करते हैं। तो आपने आपके पास फंक्शन जनरेटर्स देखे होंगे आपने, तो फंक्शन जनरेटर में भी कुछ इसी टाइप की चीज़ें लगी होती हैं जो ऑसिलेशंस प्रोवाइड करती हैं, आपको आपको साइन वेव्स प्रोवाइड करती हैं। जो जिस फ्रीक्वेंसी की आपको चाहिए होती है वो फ्रीक्वेंसी और उस एम्पलीट्यूड की वेव्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं। सो अपनी मर्ज़ी की फ्रीक्वेंसी और अपनी मर्ज़ी की शेप और एम्पलीट्यूड लेने के लिए हम ऑसिलेटर डिज़ाइन करते हैं। ऑसिलेटर का जो सर्किट होता है वो किस टाइप की आउटपुट देगा, किस फ्रीक्वेंसी की देगा, ये सब उसकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। उसमें हम जो कंपोनेंट्स लगाते हैं उस पे डिपेंड करता है। सो इसका डिज़ाइन देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप जो हमारे पास आती है वो फीडबैक ऑसिलेटर आती है। फीडबैक ऑसिलेटर अब जैसे कि नेम से क्लियर है कि हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं जिसमें आउटपुट का कुछ पार्ट हम इनपुट पे वापस फीडबैक कर देते हैं। ऑसिलेटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस अ पीरियोडिक वेव फॉर्म। पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है, इसका कोई ना कोई पीरियड होता है, उसके बाद ये वेव फॉर्म रिपीट होना शुरू हो जाती है विद ओनली डीसी सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई में सिर्फ डीसी होती है। In a feedback voltage oscillator, a fraction of output is returned, so with no net phase shift। वापस हम कर देते हैं फीडबैक सर्किट के थ्रू, और फेज शिफ्ट हमारे पास जब आता है वापस फीडबैक पे तो वो ज़ीरो होता है। वो क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि अगर ये जो फीडबैक में आ रहा है अगर इसका कोई ना कोई फेज शिफ्ट होगा तो ये सिग्नल को अटेन्यूएट कर देगा। अगर ये आउट ऑफ फेज होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो फीडबैक हमने सर्किट जो लगाया होता है वो हम मेक श्योर करते हैं कि जब फीडबैक सर्किट से सिग्नल पास हो तो फेज शिफ्ट ना आए। ज़रूरी है कि फेज शिफ्ट ना हो। ऑसिलेटर ऑसिलेशन उसी वक्त करेगा जब आपके पास फेज शिफ्ट ज़ीरो होगा या 360 डिग्री होगा, यानी कि 360 डिग्री भी ज़ीरो ही होता है। किसी भी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सो एक हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाया होता है या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा सकते हैं। सो उसको हम देखते हैं किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आउटपुट आती है, आउटपुट को हम फीडबैक सर्किट से पास करते हैं और फिर हम उसको वापस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इनपुट हम डीसी देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इसको वीसीसी दी हुई है सिर्फ वही इनपुट होती है। उसके अलावा किसी भी किस्म की हमारे पास वेव फॉर्म नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल हम ओप एम्प्स में देखते हैं कि एक टर्मिनल पे हमने एसी सिग्नल लगाया होता है, वेव फॉर्म लगाई होती है, और दूसरे टर्मिनल पे हमने फीडबैक दिया होता है। तो इस पे फीड ऑसिलेटर्स के केस में फीडबैक होता है लेकिन किसी भी किस्म का इनपुट सिग्नल नहीं होता। इनपुट सिग्नल की बजाय सिर्फ यहाँ पे इसकी जो वीसीसी होती है वही हमें हेल्प करती है ऑसिलेशंस जनरेट करने में और मेंटेन करने में। उसके बाद है कि हमारे पास कि अगर फीडबैक सर्किट रिटर्न फेज जो रिटर्न जो सिग्नल करता है वो इन फेज हो तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें लगाना पड़ता है। और अगर हमारे पास फीडबैक सर्किट जो है वो भी कोई ना कोई फेज शिफ्ट दे तो फिर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाते हैं। और फिर हम करते ही हैं कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देता है और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम फीडबैक सर्किट के थ्रू लेते हैं, तो 180 प्लस 180 360 बन जाता है। तो उस केस में हमारे पास दोबारा से इन फेज सिग्नल आ जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपने ये सिग्नल यहाँ जो जिस फेज में आ रहा है उसके ऑपोजिट फेज में सिग्नल आपके पास यहाँ पे आएगा आउटपुट पे। तो इस सिग्नल को जब आप फीडबैक के थ्रू गुजारेंगे तो अगेन ये इन्वर्ट होगा। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये दे रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये देगा। सो ओवरऑल जब सिग्नल फीडबैक पे आएगा
तो वो 180 प्लस 180 360 और इक्वल टू 0 फेज शिफ्ट के साथ यहाँ पे आएगा और आपके पास ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। सो या तो आप इन दोनों में कोई फेज शिफ्ट ना दें या फिर 180 यहाँ से दें 180 यहाँ से दें। सो नेट फेज शिफ्ट हमेशा 0 या 360 डिग्री होना चाहिए। ये ज़रूरी है आपकी ऑसिलेशन की कंडीशन होने के लिए, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने के लिए ये ज़रूरी है। Feedback oscillators require a small disturbance such as generated by thermal noise to start oscillations. The initial voltage of the feedback process. अच्छा, सो आपके पास जब ऑसिलेशन स्टार्ट होती हैं तो ऐसे कुछ स्मॉल ऑसिलेशन से स्टार्ट होती हैं, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो जाती हैं जब आपके पास क्लोज लूप गेन 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज लूप गेन, अच्छा दो कंडीशन मैंने बताई है यहाँ पे। एक तो मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताई है कि आपके पास ज़रूरी है कि फेज शिफ्ट 0 हो या 360 हो, और दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि आपका क्लोज लूप गेन जो है वो 1 हो। 1 से अगर कम होगा तो ऑसिलेशंस डाई होना शुरू हो जाएंगी, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ऑसिलेशंस हमेशा बढ़ती रहेंगी, इन्फिनिट पे चली जाएंगी और फिर आगे जाके कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो भी एम्पलीफायर बनाया है, लगाया है साथ, उसका गेन 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो सिमुलेशंस आपको इस तरह की कुछ नज़र आ रही होती हैं अगर आप कंप्यूटर सिमुलेशन से यूज़ करें, लेकिन अगर आप ऑसिलोस्कोप पे बनाएंगे देखेंगे तो आपको ये वाली जो पिछली वाली ऑसिलेशन है ये नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में जब तक आपको व्यू होता है उस टाइम पीरियड में ये पास हो जाती है और आपको सिर्फ ये वाली वेवफॉर्म ही नज़र आती है जो क्लोज लूप गेन 1 के इक्वल होती है। सो आगे है इसकी कुछ टाइप्स हैं ऑसिलेटर की। फीडबैक ऑसिलेटर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑसिलेटर फीडबैक ऑसिलेटर हम कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। सो उसकी दो टाइप्स हैं, एक वाइन ब्रिज ऑसिलेटर है और एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। तो वो हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वाइन ब्रिज ऑसिलेटर, दोनों में हम आरसी फीडबैक यूज़ करते हैं। वाइन ब्रिज में एक ब्रिज टाइप बना होता है, और फेस फेस शिफ्ट में, आरसी फेस शिफ्ट में हम सिंपल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के सर्किट यूज़ करते हैं, जैसे कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की केस में होता है। So feedback in a Wine Bridge circuit, Wine Bridge oscillator uses a lead lag circuit. अब हमने क्योंकि फेज शिफ्ट देना होता है, सो हम ये सर्किट यूज़ करते हैं तो दैट के उनका जो कम्युलेटिव फेज शिफ्ट है वो ज़ीरो आ जाए। एक हमारे पास लीड सर्किट होता है, एक हमारे पास लैग सर्किट होता है। सो दोनों का फेज शिफ्ट आपस में फिर ज़ीरो हो जाता है। एक हमारे पास लो पास फिल्टर है, एक हाई पास फिल्टर है। लो पास और हाई पास फिल्टर ऑपोजिट फेज शिफ्ट देते हैं और ओवरऑल आपके पास फेज शिफ्ट इसका ज़ीरो हो जाता है। सो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि दोनों का फेज शिफ्ट 0 होना चाहिए। अच्छा, देखिए इसका फिर सर्किट हमारे पास आता है, बनता है जो यूजेस ए लीड लेग नेटवर्क। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर एक लगाते हैं फॉर टू सेट अप द गेन। ये जो वोल्टेज डिवाइडर आपको नजर आ रहा है ये इसका गेन सेलेक्ट करता है। ये इन्वर्टिंग पे आपने ये लगा दिया और नॉन इन्वर्टिंग पे आपने अटैच कर दिया लीड ड्रैग सर्किट। नॉन इन्वर्टिंग पे अटैच किया इट मीन्स कि ये भी कोई फेज शिफ्ट नहीं देगा और लीड ड्रैग सर्किट भी आपस में एक दूसरे का फेज कैंसिल कर देंगे। और जो गेन है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, गेन हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये गेन हमें फिर बताएगा कि कैसे आपके जो ऑसिलेशन है स्टेबलाइज करनी है आपने। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मस्ट हैव गेन एग्जैक्टली 3.0 as set by R1 R2 to make up the simulation। अच्छा, अब ये 3.0 कहाँ से आता है इसको देखते हैं। if this it is too little oscillation will not occur, if it is too much the sine wave will be crept off। अगर आपके पास ये गेन एग्जैक्टली गेन नहीं होगा तो आपके पास ऑसिलेशंस नहीं आएंगी। अगर इससे कम होगा तो अटेन्यूएट हो जाएंगी और अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर क्लिप ऑफ हो जाएंगी। सो हमने गेन एग्जैक्टली इस यहीं पे रखना होता है। यहीं पे इसलिए रखना होता है क्योंकि अब ये जो चीज़ है
इसकी रेजिस्टेंसेस के साथ जब इसकी रेजिस्टेंस भी फीडबैक सर्किट में इन्वॉल्व होती हैं, सो ये जो जितनी अटेनुएशन ये दे रहा है, आप ये कंसिडर कर लें यहाँ पे कि ये जो सर्किट है, द लीड लैग नेटवर्क, दिस सर्किट प्रोवाइड्स अटेनुएशन। ठीक है, ये अटेनुएशन दे रहा होता है, कितनी अटेनुएशन देता है? 1/3 की अटेनुएशन देता है। मतलब कि अगर के इसको सिग्नल 5 इसको 10 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा तो उसको ये 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे देगा। ठीक है, सो ये 3 टाइम्स सिग्नल को अटेनुएट कर देता है। इस वजह से हमने ये जो सर्किट बनाया है, इसमें हमने इसका जो गेन है वो हमने 3 रखना होता है। अब इससे होता क्या है कि ओवरऑल जो क्लोज लूप गेन है, क्लोज लूप गेन कैसे निकालते हैं? क्लोज लूप गेन निकलता है गेन मल्टीप्लाई बाय अटेनुएशन। सो गेन और अटेनुएशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1 आ जाएगा। सो क्लोज लूप गेन आपका 1 आएगा। अब अगर आपके पास जो लीड लैग नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ये आपने ऐसा लगाया है जो अटेनुएशन 1/5 दे रहा है, उस केस में आपने गेन 5 रखना है, मस्ट है, क्योंकि क्लोज लूप गेन हमेशा 1 होना चाहिए। सो जितनी अटेनुएशन ये देगा उतना आपने गेन रखना है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि ये 1/3 एग्जैक्टली दे, हो सकता है 1/3.1 दे, 3.2 दे, 3.3 दे, या 1/4 दे प्रैक्टिकली। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। सो उस वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम इसका गेन वेरी करते रहते हैं प्रैक्टिकली। सो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब ये वाला गेन इस अटेनुएशन को मैच करता है तो आपको ऑसिलेशंस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। वाइन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ये मॉसफेट हमने नहीं करना, इसको आप स्किप कर दें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अच्छा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है उसमें हम जो फीडबैक है वो अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जब हमारे पास आउटपुट सिग्नल होता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आता है। फिर उसके बाद ये जो 3 स्टेजेस हमने लगाई हैं, एक स्टेज 90 डिग्री का आइडियली फेज शिफ्ट देती है। सो आइडियली 2 स्टेजेस के साथ हमारे पास हम कर सकते हैं इसका फेज शिफ्ट, बट हम 3 स्टेजेस लगाते हैं। 3 स्टेजेस का मतलब है कि हर स्टेज 60 डिग्री कंट्रीब्यूट करती है टू कंप्लीट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यहाँ से सिग्नल आया, इधर तक आते हुए 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, और ये तीनों स्टेजेस से पास होने के बाद 180 प्लस 180 360 या फिर 0 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ दोबारा फीडबैक पे आ जाएगा। सो इससे हमारा जो पहली कंडीशन है कि ओवरऑल फेज शिफ्ट जो है वो 0 होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। फिर उसके बाद अब जैसे लास्ट वाइन ब्रिज में हमने देखा था कि ये जो चीज़ है ये 3 के अटेनुएशन देती है। सो फेज शिफ्ट के ऑसिलेटर में ये जो 3 स्टेजेस हैं ये 29 का की अटेनुएशन देती हैं। द फीडबैक अटेनुएट्स द सिग्नल बाय अ फैक्टर ऑफ 29। सो क्योंकि ये 29 के से अटेनुएट करती है, इस वजह से हम इसका जो गेन रखते हैं वो 29 रखते हैं। अब गेन या तो आप आर एफ डिवाइडेड बाय आर थ्री से रख सकते हैं, या फिर आप आर थ्री के बाद यहाँ पे कोई एडिशनल रेजिस्टेंस भी अटैच कर सकते हैं जिससे आप गेन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसका इफेक्ट भी आएगा। सो बेसिकली आर एफ और आर थ्री मिल के आपको एक वो फीडबैक सर्किट बना रहे हैं। सो इससे आप गेन सेट अपना कर सकते हैं, और गेन आपने 29 रखना है। सो इस यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, ये आर एफ जो होता है इसको वेरिएबल रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 29 एग्जैक्ट पे आपको ऑसिलेशंस मिले। तो इसको वेरी करते रहते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये जो गेन है ये इक्वल आ जाता है इस स्टेजेस की रेनोवेशन के, उस पॉइंट पे जाके आपको फेज शिफ्ट मिलना, सॉरी ऑसिलेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं।
Conditions for oscillations of the phase shift is that if all RC's R and C's are equal, सारी R और C's equal है, the amplifier must have the gain of 29 गेन होना चाहिए, और गेन हमारे पास RF डिवाइडेड बाय R3 के थ्रू होता है। RF डिवाइड बाय R3, ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 29. So under this condition the frequency oscillation is given by 1 over 2 pi under root 6 RC. under root 6 कहाँ से आया है? under root 6 is यहाँ से आया है कि उसकी जगह आप ये 2n रखते हैं, where n is number of stages. अब अगर यहाँ पे हमने 3 स्टेजेस लगाई हैं तो यहाँ पे 3n आएगा, मतलब 6 आएगा। अगर यहाँ 4 स्टेजेस लगाई हुई हैं तो यहाँ 4n मतलब 8 आएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपने आर और सी की स्टेजेस कितनी लगाई हैं। जितनी स्टेजेस लगाई हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे पुट करना है। सो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि आपका जो सर्किट है वो किस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस देगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, डिजाइन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 हर्ट्ज, द कैपेसिटर्स आर 10 नैनोफैराड। सो कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 800 हर्ट्ज। फॉर्मूला हमारे पास 1/2 पाई अंडर रूट 2n, n हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, मतलब अंडर रूट 6 आर सी गिवन है, तो यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले आप r1 r2 r3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और R1 R2 R3 8.12 किलो ओम वो यहाँ प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप RF ओवर R3 करके इसका गेन फाइंड करेंगे। गेन आप 29 की इक्वल रख के अपने RF की वैल्यू फाइंड करनी है। RF शुड बी इक्वल टू 29R। यहाँ से आपके पास RF की वैल्यू आएगी। सो यहाँ से आपके पास ये अब जो सर्किट बना है ये मल्टी सिम पे आपको ऑसिलेशंस देगा एग्जैक्टली। अगर आप इसके ऊपर इसको प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो फिर आप यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। और मल्टी सिम पे आपको कुछ इस टाइप की ऑसिलेशंस मिल रही होंगी, उसी फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी के लिए आपने इसको डिजाइन किया है।